ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब, आप कहिएगा, जिस तरह से अभी ये भी बात कर रहे थे फैज साहब भी कि इसराइल स्पॉयलर का एक किरदार अदा कर रहा है और यकीनन दोनों फरीकैन के अंदर भी स्पॉयलर्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो इसराइल का किरदार है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि जिस दिन ये मुज़ाकरात शुरू हुए, जिस दिन ये मुआहिदा हुआ, हम उस वक्त से तैयारी कर रहे हैं और अब सिर्फ एक इशारे की बात है और हम दोबारा से अमेरिकन अफवाज के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं और इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, मैं ये इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जंग बंदी भी हो या तमाम मुआहदे ख़त्म ठीक हो जाएं, इसलिए कि वो उसका मूड सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से भी ईरान को परमानेंटली मिलिटरली 0/0 कर दिया जाए, बिल्कुल, जिसमें उसके मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, उसके ड्रोन्स कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, रिजीम चेंज हो जाए, रिजीम चेंज करके वो अपनी मर्ज़ी के रिजीम जा जाए, वो आके इजराइल को एक्सेप्ट कर ले और इस साइड से जो हमेशा से थ्रेट होता है इजराइल को वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब वो ग्रेटर इजराइल के लिए मिडल ईस्ट की तरफ जाता है तो उसको उसकी ना उसकी ईरान की प्रॉक्सीज का डर हो, ना ईरान का थ्रेट। दैट इज़ व्हाट इज़ टोटल डिज़ायर। और वो बहुत नाखुश है इस मुआहदे की वजह से, और तभी वो कभी लेबनान में चला जाता है, वहाँ बमबारी करता है, कितने लोगों को उसने नुकसान वहाँ पर शहीद किया है, 20-25% एरिया पे कब्ज़ा भी कर लिए है, और डिस्पाइट अमेरिकन पुशिंग करने के, स्नप करने के, वो वहाँ पर बैठा हुआ। और अभी आपने देखा टेक्निकल टीम में, तीसरी टेक्निकल टीम का सिर्फ एक काम है कि इजराइल और लेबनान का आपस में मसले को हल करना परमानेंटली, दैट इज़ द जॉब। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बात यह कि लड़ाई ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है। ईरान इज़ ऑन अ मच बेटर विकेट, बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर है, अपर हैंड है, तमाम अगर आप देख लें जितनी शिकें हैं उसमें ईरान बेनिफिशरी है। अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए कि वो जो चाहता था अदा वो पूरी नहीं कर सका। नंबर 2, इवन इस मुआहदे में भी अगर आप देखें तो उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्या मिला सवाए न्यूक्लियर एसिड, क्योंकि वो पहले भी कहते हैं हम तो ख़त्म कर देंगे, वी डोंट वांट। बाकी ईरान की सैंक्शन भी ख़त्म हो गई, ईरान के एसिड भी रिलीज़ हो रहे हैं, ईरान के बाद उसके पाबंद से जितने ऑयल गैस सारा कुछ वो भी बेच रहे हैं। $300 बिलियन के जो वॉर रेपरेशन थे वो भी चाहे खलीज मालिक से कहीं से पूरे करे वो करके दे रहे हैं। व्हाट हैव दे गेन? अमेरिकन पब्लिक यही कहती है ना कि जी व्हाट हैव यू गेन, व्हाई डिड यू गो फॉर देयर। यही वो एम्बेरस्ड हैं कि जी हमने इजराइल के कहने पे मिस कैलकुलेशन किया कि हम जाएंगे हफ्ते में सब कुछ करके कब्ज़ा कर लेंगे और उसके बाद हमेशा से ईरान की तरफ से थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। नो दैट इज़ द प्रॉब्लम, ये यहाँ पर आई है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ईरान बेनिफिशरी है, फ़ायदा हो रहा है, अभी भी उन्होंने ऑयल बेचना शुरू किया हुआ था और वो देवर अर्निंग मनी ऑल्सो, वाई शुड यू गो एंड अटैक 3 शिप्स खलीज में, एक सऊदी अरब का, एक कतर का, एक और। आप इसके बजाय वार्निंग शॉट्स फायर कर लें, उनको वार्निंग दे दें। आप पाकिस्तान मीडिएटर है, कतर मीडिएटर, आप उनको इन्फॉर्म करें। आप अमेरिकन से बात करें, पाकिस्तान को जी अमेरिका को कहें प्लीज़ डोंट यूज़ दिस लेन, वी विल अदरवाइज हिट। जब वार्निंग कर तो इसका कहीं ना कहीं हल हो जाता। बजाय इसके देखिए इजराइल तो यही चाहता है कि लड़ाई, और आप ईरान क्यों उनको मौका देता है? इट इज़ ईरान अगेंस्ट इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है कि अब आपने अमेरिका ने देखे कितना रिटेलिएट किया, उससे का मुआहदा ख़त्म कर लिया, उसने ऑयल बेचने जो उनका बंद कर दिए, फिर सेंक्शन लगा दिए हैं। और फिर उसके बाद इस मौके पे जबकि वो उनके रहबर आला जो थे उनके अली ख़ामनेई शहीद, उनकी तदफीन का वक़्त है, आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में उनके अंदर भी 2 ग्रुप थे, एक रेडिकल ग्रुप जो है ना ये ईरानी रिपब्लिकन गार्ड्स का, वो एट टाइम मुझे लगता है कि वो ओवर प्ले करते हैं, और उन्होंने ही ओवर प्ले किया, विदाउट सोचे समझे जाके 3 शिप्स को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे अमेरिका को मौका मिला और इजराइल तो बहुत खुश है, दे द हैप्पीस्ट पर्सन। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अभी भी आई एम श्योर कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिर इन टच होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी लीडरशिप के। खुदा के लिए प्लीज़ अंडरस्टैंड, रिफ्रेन, क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स, नो पोस्टरिंग, नो प्रेशर टैक्टर्स, कोई वो आप इस तरह की बातें नहीं करें और इसको हालात को डिफ्यूज़ करें। फिर आई स्टिल फील लड़ाई नहीं होगी दुनिया में। मुझे बताइए सवाए इजराइल के, आप ये फैज साहब अमेरिका बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कोई जंग चाहता है दुनिया में? कोई नहीं चाहता सवाए इजराइल के। जो दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरी है,
ये एनर्जी क्राइसिस से गुजरी है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस गुजरी है, इतने बुरे हालात से गुजरी है। कैन यू अफोर्ड अनदर 15 डे 50 या 60 डेज की लड़ाई? उसमें दुनिया का क्या हाल होगा? इसलिए मेरा नहीं ख्याल की लड़ाई होगी। एज लॉन्ग एज सीज फायर चल रही है, छोटी छोटी वायलेशन हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, चल रहे हैं, आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी होपफुल और हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि अब अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, ईरान ने रिटेलिएट किया, तो क्या समझते हैं ईरान रिटेलिएट जिस तरह से कर रहा है, ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इससे ईरान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ तो ऑलरेडी ख़राब हैं, तो क्या समझते हैं जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात जो थोड़े से बेहतर हो रहे थे, हम देख रहे थे कि थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही है, अब दोबारा से खराबी की जानिब जा सकती हैं, खराब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला साहिबा, मैं फैज साहब और ब्रिगेडियर हारिस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूं और उसमें चंद चीजें ऐड करना चाहूँ। जी। देखिए, जो जंगें हैं वो हमेशा 3 फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं। सबसे पहली जो आजकल के दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग होती है वो परसेप्शन मैनेजमेंट की जंग होती है, दूसरी होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे लड़ी जाती है और तीसरी मिलिट्री लेवल पे लड़ी जाती है। परसेप्शन लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे ईरान हैड वन दिस वॉर आफ्टर 3.5 months। मैं एमओयू से पहले की बात कर रहा हूं जी। लेकिन जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर दोनों कंट्रीज जो थी वो एट पार थी और दोनों ये चाहती थी कि जब एमओयू साइन हो तो दोनों उस एमओयू से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल सकें जो अपनी अपनी इलेक्टोरेट के पास जाके वो उसको अपनी विन शो कर सके। लेकिन जब से एमओयू साइन हुआ है, मैं समझता हूं कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को इतने ज्यादा एक्सियोस और ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्टें नहीं करनी चाहिए, उनको वो जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो ईरान को अपसेट करे, और ना ही ईरानियों को इस तरह बिहेव करना चाहिए जिस तरह वो अभी रिसेंटली बिहेव कर रहे हैं। देखिए, ईरान ने पिछले 1979 से वो सैंक्शंस के अंडर है और उसने अपने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया था जिसको कॉमन जबान में मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके कोई सेंट्रल कमांड नहीं है और आपने अथॉरिटी टू अटैक और यूज वेपन्स आपने लोकल कमांडर्स को दे दिया है, आपने एसेट्स उनके डिस्पोजल पे डाल दिए हैं, आपने उनको मोटी मोटी गाइडलाइंस दे दी हैं और वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस वेपन को इस्तेमाल करते हैं जो उनके डिस्पोजल पर है। जंग के दौरान 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की टोटल मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था, जो सेंट्रल लीडरशिप थी, तो फिर भी ईरान का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ या कोलैप्स नहीं किया। लेकिन ये जो अटैक हुआ है 4 दिन पहले जिसपे 3 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है, ये मुझे लगता है कि ये उस कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की वीकनेस है कि जहां अगर जो सेंटर है तेहरान जो है वो तो पीस डील करना चाह रहा है, लेकिन जो लोकल कमांडर्स हैं उनके पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो अपने आप को रिस्ट्रेन करें। सो मेरे ख्याल में ईरान को बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत है। जहां तक आपने लोकल जो स्टेक होल्डर्स की बात की, नबीला साहिबा, मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिनों में ईरान ने बहुत लूज किया है। जब आयतुल्ला अली खामनाई की बरियल राइट्स शुरू हुए थे 3 जुलाई को, तो पूरी दुनिया जो थी वो ईरान की तरफ देख रही थी और पूरी दुनिया की हमदर्दी ईरान के साथ थी। और हम ये देख रहे थे कि गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एक डिवाइड आ गई है। सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर जो है वो एक साइड पे खड़े हैं जो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, और यूएई, बहरीन और कुवैत जो है वो दूसरी साइड के ऊपर खड़े हैं और वो वेस्टर्न अलायंस का साथ देना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने ईरान ने 4 दिन पहले हरकत की है अटैक करने की, इससे एकदम जो है हालात जो हैं या पॉइंट ऑफ व्यू या आप कहें जो जनरल इंप्रेशन है दुनिया में वो ईरान के खिलाफ हो गए। क्योंकि वो जो शिप्स थी, एक तो कतर की शिप थी, दूसरी सऊदी अरेबिया की शिप थी, वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे अदर देन ईरान की ख्वाहिश के खिलाफ। दे वर यूजिंग इंटरनेशनल वाटर्स जो कि ओमान के वाटर्स थे।
और वो उधर से गुजर रहे थे और ये उनका हक। अगर आप ये देखें कि ईरानियों ने इस अटैक से कितना लूज किया, 2 सालिस थे उनके, जो उनके लिए पूरी दुनिया में ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश करते थे। एक कतर है और दूसरा पाकिस्तान। इस अटैक से कतर भी उनसे नाराज हो गया और बाय अटैकिंग सऊदी अरेबिया शिप ईरान ने पाकिस्तान को भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। क्योंकि अगर कल सऊदी अरेबिया दूसरी साइड पे खड़ा हो जाता है एंटी ईरान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है। सो मेरे ख्याल में जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा और फैज साहब ने भी कहा, बहुत ज्यादा रीत की जरूरत है। आज आयतुल्लाह खamenei की बरियल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई होंगी। आई एम श्योर कि कल परसों जब ईरानियन लीडरशिप बैठेगी उनको रीथिंक करना चाहिए, और इसी तरह अमेरिकन लीडरशिप को भी रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पिछले 4 दिन में चीजों ने टर्न लिया है, वो ना अमेरिका के लिए बेहतर है और ना ही ईरान के लिए बेहतर है। अगर कोई कंट्री इस सारी सिचुएशन में खुश होगी तो वो इजराइल होगा, क्योंकि वो देख रहा होगा कि वो जो एक फ्रिजाइल पीस पाकिस्तान ने 2 कॉम्बैटेंट्स के दरमियान में कराया था, वो बहुत अंडर स्ट्रेन आ रहा है। बिल्कुल मतलब इन दोनों ममालिक को रीथिंकिंग की ज़रूरत है, और जैसे ही ये सारी सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल होगी तो यकीनन दोनों फरीक ही बैठकर इस चीज़ को लाजमी करेंगे। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।